हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है सीक्रेट रिजर्व। चैप्टर 10 कर रहे थे ऑडिटिंग का। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, सीक्रेट रिजर्व, थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व कौन सा रिजर्व है? एक ऐसा रिजर्व है, नेम से ही पता चल रहा है कि जिसको हम सीक्रेट रखते हैं, जिसको हम ये देखते हैं कि किसी को शो ही ना करें, कि किसी को पता ही ना हो। हर एक पर्सन जो है इस सीक्रेट रिजर्व से अवेयर नहीं होता। ठीक है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट तो होता है बट अपीयर ही नहीं किया जाता सेपरेटली बैलेंस शीट के अंदर। ये सिर्फ क्रिएट किया जाता है अपने ओनली द क्रिएट्स ऑफ द रिजर्व आर अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो क्रिएट कर रहा है वही उसकी एग्जिस्टेंस से अवेयर होगा, बाकी लोग अवेयर नहीं होंगे। इस वजह से इसको हम सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं, या फिर हिडन रिजर्व, या फिर इनर रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, इफ देयर आर सीक्रेट रिजर्व्स, अगर सीक्रेट रिजर्व है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर होगी। फाइनेंशियल पोजीशन जो कि कंपनी शो कर रही है उसके अगेंस्ट में, जैसे कंपनी ने जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करी उससे भी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व को रखने से। अब देखो, सीक्रेट रिजर्व एक हिडन रिजर्व है। बैलेंस शीट में शो तो किया जाएगा बट सेपरेटली शो नहीं किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन हमने कर लिया था वैसे तो, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था सीक्रेट रिजर्व के बारे में। उस समय भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले के टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखो, क्लैरिफिकेशन बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से कैसे है कि देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस को रन कर रही है ऑफ अनदर बिजनेस 2,40,000 and as purchase consideration also paid 40,000 for goodwill. In future, a part of goodwill purchase 8,000 is written off from the profits of a particular year. Thus, both the asset and liability shown in the balance will decrease by 8,000 and hence a secret reserve 8,000 will be created. अब देखो क्या हुआ है कि जैसे मान लो बिजनेस रन हो रहा था। ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज कर लिया दूसरा बिजनेस, 2,40,000 की एसेट थी और परचेज कंसिडरेशन जो थी वो 40,000 रुपये थी गुडविल की। उसमें से 8,000 की जो गुडविल है वो किसी और ने परचेज कर ली और उससे उनको प्रॉफिट हो गया फ्यूचर में। और वो जो प्रॉफिट है ना 8,000 का, वो उन्होंने बैलेंस शीट में एक्चुअली में शो किया ही नहीं। ठीक है, ये जो डिक्रीजमेंट आई लाइबिलिटी साइड और इंक्रीजमेंट आई एसेट साइड, तो इसको इन्होंने सीक्रेट रिजर्व बना दिया और यहाँ से सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर दिया, छुपा लिया ये पैसा। ठीक है, अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने का? टू मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि कई बार हो सकता है कि हम अगर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिखा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या तो वो बढ़ सकता है। और अब यहाँ पे उनको मेंटेन करने के लिए, कि फ्लक्चुएशंस होती रहती है मार्केट के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के चक्कर में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू स्ट्रेंथन द इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। फॉर हेल्प इन क्राइसिस, अगर कोई भी क्राइस हो जाता है, कोई भी ऐसा लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर जो कि सही नहीं था और उनको ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं था, तो उस समय भी सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएटेड जो है उनको यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। टू कंसील प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, कंपटीटर से अपनी प्रोग्रेस को छुपाने के लिए, कि कंपटीटर्स जो है उनके एक्चुअल प्रॉफिट को ना देख लें, तो उससे छुपाने के लिए भी ये जो है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। टू कंसील द वीकनेस ऑफ द मैनेजमेंट, अगर कोई एरर हो गया है मैनेजमेंट के द्वारा, बिजनेस कोई लॉस से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में भी अगर उनको उस चीज़ को छुपाना है, उन एरर्स को छुपाना है मैनेजमेंट के, तो भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब देखो मैथड्स क्या है, मैथड्स सीक्रेट रिजर्व के। शोइंग एसेट एट लोअर वैल्यूज़, या तो लोअर वैल्यू में शो कर दो एसेट को, तो भी सीक्रेट रिजर्व दिख जाएगा। ठीक है, आराम से छुपा लोगे पैसे को। नोट अकॉर्डिंग फॉर परमानेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और परमानेंट वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीजमेंट ना दिखाओ। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजंस फॉर अनपेड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं उनके एक्सेसिव प्रोविजन दिखा दो, प्रोविजन ज़्यादा दिखा दो कि हम इतना ज़्यादा प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो भी सीक्रेट रिजर्व बन सकता है।
बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब ये दिखा दो कि हमारे बैड और डाउटफुल डेट बहुत सारे एक्चुअली में ना भी हो तो वो दिखा दो, एक्सेस में दिखा दो। कंटीजेंट लाइबिलिटी शो कर दो एक्चुअल लाइबिलिटीज़ के तौर पे, जैसे बाय शोइंग कंटीजेंट लाइबिलिटी। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो हम बाद में बैलेंस शीट में नोट में शो करते हैं उसकी जगह उसको एक्चुअल लाइबिलिटी में शो कर दो। बाय ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। बाय अंडर वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू दिखा दो। अंडर वैल्यू दिखाने का मतलब है जैसे मान लो आपके पास 10,000 का गुड पड़ा है तब उसको 8,000 का दिखा दो, 5,000 का दिखा दो। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर एनी लॉस। कोई भी लॉस के लिए एक्सेसिव प्रोविजन दिखा दो जैसे हमने अभी बात करी थी। या फिर बाय नॉट अकाउंटिंग फॉर एनी इनकम, या ऐसी कोई इनकम है जो कि हमने अर्न कर लिया बट अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है तो उस इनकम को शो ही मत करो। आपने अर्न तो कर ली, अभी वो रियलाइज़ नहीं हुई है बट इस इनकम को शो ही मत करो, तो उसको वो भी सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा जब भी रियलाइज हो जाएगी। बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दो। या फिर राइटिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन व्हेन दे आर फिजिकली प्रेजेंट। अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है तभी उनका राइटिंग दिखाओ, एसेट लिख कर दिखा दो बैलेंस शीट के अंदर। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मत दिखाओ, उस एसेट को छोड़ दो, ठीक है। बाय शोइंग पॉसिबल लाइबिलिटीज़ एट हायर देन नेसेसरी वैल्यूज़। लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा दिखा दो। जैसे एक्चुअल वैल्यू जो थी लाइबिलिटी की वो मान लो 10,000 है और उससे ज़्यादा दिखा दी, 12 दिखा दी, 15 दिखा दी, तो उससे भी आप सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे मेथड थे, 12 मेथड्स थे जिससे सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस देखो। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इससे क्या होता है कि जो सीक्रेट रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है उसको आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो कोई भी अगर सीक्रेट रिजर्व बना हुआ है तो जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो छुप जाएगा, तो इससे जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की वो स्ट्रेंथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेस फियर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का फियर नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की वो छिपा ली, अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स को छिपा लिया, तो कॉम्पिटिटर जो है उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है, तो इससे रिड्यूस हो जाता है कंपटीशन बिजनेस के अंदर। पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि वो अपने रेट ऑफ डिविडेंड्स को मेंटेन कर लेते हैं और प्रॉफिट्स अगर अच्छे भी नहीं है तब भी वो रेट ऑफ डिविडेंड को जो है मेंटेन करके रखते हैं। और शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट मिल जाती है क्योंकि सीक्रेट प्रॉफिट ऐसे ही होते हैं, सीक्रेट रिजर्व ऐसे ही होते हैं, उसमें से पेमेंट जो है वो दे दी जाती है। मेक इट पॉसिबल टू वाइड लॉसेस। अगर बहुत बड़ा लॉस हो गया तो भी वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है, कोई भी बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो भी आउटसाइडर को ना पता लगे तो उसको भी गुड लॉस दिखा सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व का यूज़ कर सकते हो। और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो जाती है फाइनल अकाउंट की। अब लाइबिलिटी बढ़ा दी या फिर एसिड गिरा दी तो उससे प्रेजेंटेशन पता नहीं लग पाएगी, प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो पता नहीं लग पाएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट जो है सीक्रेट रिजर्व के नाम पर फ्रॉड करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का वो मिस यूटिलाइज कर देते हैं और उस मनी को बाद में फिर किसी और तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं, पर्सनल यूजेस के लिए ले आते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रॉड मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है, मतलब वो बिजनेस पर नहीं लगाएंगे, वो अपने खुद के यूज़ के लिए ले लेते हैं। इनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन। अब जो सीक्रेट रिजर्व है उसके क्रिएशन से क्या हो सकता है, प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ तो प्राइसेस भी नीचे गिर जाएंगे शेयर्स की, जब जैसे ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन शेयर्स को परचेज करवा लेते हैं, खुद परचेज कर लेते हैं या फिर रिलेटिव से परचेज करा लेते हैं और बाद में हाइयर डिविडेंड स्टार्ट कर देते हैं देना। और इससे क्या होता है कि प्राइस जो है शेयर के दोबारा बढ़ गए। अब डायरेक्टर जो है फिर इन्हीं प्राइस पर, अच्छे खासे प्राइस पर सेल कर देते हैं, तो यानी एक तरीके से सट्टेबाजी करना शुरू हो जाते हैं डायरेक्टर्स, तो स्पेकुलेशन कर देते हैं और इससे क्या हो जाता है, जो सीक्रेट रिजर्व है उनका अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस रिजर्व का। नेक्स्ट है लेस कंजप्शन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो सीक्रेट रिजर्व बनाए गए हैं उसका एक्चुअल वैल्यू से कम कंजप्शन किया जाता है और बल्कि क्या हो जाता है कि इससे क्या होता है, अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन हुई है एसेट की किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा तो कंपेंसेशन तो बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है और फिर ये लोग जो सीक्रेट रिजर्व है वो कम यूज़ करते हैं और बाद में जितना भी पैसा होता है वो सारे के सारे बांट लेते हैं। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो डिस्क्लोज तो करेगी नहीं, जो भी एरर्स होंगे उनको भी छुपा लेगी, ठीक है। अब उनको नहीं पता
कुछ उनसे खुद ही मिस्टेक हो गई, कुछ ऐसा एरर हो गया, उनको उसने क्या किया, सीक्रेट रिजर्व से कंसील कर लिया। तो ये कंसील कर लेते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी किया था हमने, तो ये भी गलत है कि कंसील कर लेते हो अगर कोई भी आपसे कोई भी प्रॉब्लम हुई है, और ये डायरेक्टली हार्मफुल रहेगी, चाहे वो कोई भी पर्सन है, शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स हैं, या कोई भी पर्सन है, उनको कहीं ना कहीं हार्म पहुँचेगा, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, तो उनको हार्म पहुंच जाता है इससे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, अब एसेट सही टाइम के लिए नहीं दिखाई गई है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही नहीं दिखाई गई है, तो उससे उनको भी जो है क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर बाद में एसेट जो जब रिटर्न ऑफ होती है तब भी वो मिस अप्रोप्रिएट वैल्यू में ही होती है, तो एक्यूरेसी नहीं रहती। डाउनफॉल इन द गुडविल ऑफ बिजनेस, अब जैसे ही प्रॉफिट गिरे वैसे ही बिजनेस का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो गिर जाएगा, वो गिरा तो गुडविल जो है बिजनेस की गिर जाएगी, और पब्लिक जो है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी, तो वो भी वहाँ पे पब्लिक से जो इंटरेस्ट है वो भी गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही कंपनीज एक्ट और यहाँ पे इंडियन कंपनीज एक्ट और सीक्रेट रिजर्व के बारे में क्या बोला गया है कि जैसे इनेक्टमेंट नहीं हुआ था, कंपनीज एक्ट नहीं बना था, तो उससे पहले क्या करते थे, डायरेक्टर्स बहुत सारा जो है रिजर्व बना लेते थे, सीक्रेट रिजर्व, और उसका मिस यूटिलाइज करते थे। अब जब कंपनी एक्ट बना तो यहाँ पर जो है एक्चुअल पोजीशन दिखाना मैंडेटरी होता है, तो अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दिए कि कंट्रोल किया जा सके सीक्रेट रिजर्व को। तो पहला है कि इट हैज़ बीन मैंडेटरी अंडर दिस एक्ट टू डिस्क्लोज ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सारे काइंड्स के रिजर्व और प्रोविजंस को शो किया जाए, वैल्यूएशन किया जाए एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, और कंपलसरी होता है कि आपको वहाँ पे उन एसेट और लायबिलिटी के वैल्यूएशन को शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको भी ट्रू शो करना है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की ढंग से दिखानी है, और यहाँ पर क्रिएशन जो है सीक्रेट रिजर्व का उसको इलीगल भी माना गया। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं कि कहाँ पे इलीगल नहीं माना जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। फॉर स्पेसिफिक कंपनीज, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं तो वहाँ पे कुछ लॉज इन रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सीक्रेट रिजर्व है वो बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सीक्रेट रिजर्व बना सकती हैं, उनको एडजस्ट कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनीज अगर लॉसेस में चाहती है तो वो सीक्रेट रिजर्व के थ्रू पैसा जो है यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन कंपनीज़ को अलाउ कर रखा है कि वो सीक्रेट रिजर्व बना सकती है, और फॉर ऑल कंपनी सीक्रेट रिजर्व बनाया जा सकता है विद द एम ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बनाया जा सकता है, मेन ये एम होना चाहिए। तो सीक्रेट रिजर्व जो है क्रिएट किया जा सकता है, बट विल नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल, नहीं माना जाएगा अगर वो लोग मेन एम जो है गुडविल को ही रखेंगे कि गुडविल राइट ऑफ करनी है हमें, ठीक है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम हायर देन देयर बुक वैल्यू, तो सीक्रेट रिजर्व जो है ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा अगर मार्केट वैल्यू जब हाई हो गई बुक वैल्यू से, तो ऑब्वियसली सी बात है। तो ये वाला जो सीक्रेट रिजर्व है इसको भी लीगल माना गया, इस पर कोई भी रोका टाकी नहीं की गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व एंड द ऑडिटर। अब स्पेशल कंपनीज के लिए ऑडिटर का क्या रोल रहता है। सबसे पहला होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अगर कोई भी सीक्रेट रिजर्व उन्होंने लीगली क्रिएट भी किया तो वो जो ऑडिटर है वो एग्जामिन करेगा, चेक करेगा उस सीक्रेट रिजर्व को कितना किया है, क्या वो एडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देखेगा कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसा रूल तो नहीं है जिसको वो तोड़ रहे हों, ठीक है। और डायरेक्टर्स के राइट को भी एग्जामिन करेगा कि उनका राइट क्या है इन द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। एग्जामिनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अब वो जो यूज़ है वो कैसे करना है, सीक्रेट रिजर्व का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखेगा। साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि कहीं मिस यूटिलाइज तो नहीं हो रहा, वो सीक्रेट रिजर्व डायरेक्टर्स कहीं गलत जगह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस यूज़ के लिए रखा गया था नॉर्मल उन्होंने वो यूज़ किया है कि नहीं किया है, ठीक है। कितना बनाया गया था, कितना यूज़ हुआ है, कितना स्टिल रिमेनिंग है, सब कुछ वो चेक करेगा। फिर है शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देगा। अगर ऑडिटर जो है प्रोवाइड नहीं करता कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रिजर्व की, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं लगती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर होल्डर को देगा, और साथ ही साथ ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट में भी डालेगा, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉर अदर कंपनीज। अगर अदर कंपनीज है बैंकिंग और इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अलावा, तो ऑडिटर जो है सारी के सारे और जो भी ऑर्डिनरी कंपनीज है उनका रिजर्व चेक करेगा। उसके बाद उनको ये बोलेगा कि वो अपने रिजर्व को एक बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाएं। अगर ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या कुछ भी एडजस्टमेंट लगती है तो वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ वो जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनमें नहीं लिखा हुआ या शेयर होल्डर ने भी पावर नहीं दे रखी है तो वो डायरेक्टर
आपको एडवाइस करेगा कि आपको नहीं करना है, सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाना है, अदरवाइज़ वो इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, और सीक्रेट रिजर्व अगर बना भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग ऑफ गुडविल के लिए बनाना चाहिए, तभी लीगल होगा। अगर किसी और चीज़ के लिए बनाया जा रहा है तो वो इलीगल ही माना जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पे 3 ऐसे केसेस आए थे कोर्ट के पास जिसमें उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी थी। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो ऑडिटर है उसने जो है इन्फॉर्म कर दिया शेयर होल्डर्स को कि क्रिएट हो रहा है सीक्रेट रिजर्व, और उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी प्रोहिबिट था कि वो किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं क्रिएट, तो वो इलीगल माना गया। तो इस चीज़ को वॉइड कर दिया गया इस कंपनी के लिए। दूसरा है श्याम दसानी वर्सेस पचनवाला 1927। अब इसमें क्या हुआ था कि इस केस के अंदर सीक्रेट रिजर्व जो है वो यूटिलाइज किया गया था इन मेकिंग गुड और डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जो बैड और डाउटफुल डेब्ट्स थे उनको सही करने में किया गया था, जो कि यहाँ पर फैक्ट जो है ये माना ही नहीं जाता। उन्होंने ये बोला था कि आप नॉर्मल ट्रू फेयर गुडविल का राइट ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन द फैक्ट शुड बी मैंशनड इन द बैलेंस शीट, सिंस इफ दिस इज नॉट डन द बैलेंस शीट विल नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर। अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो है अगर फैक्ट उन्होंने ऐसा किया है तो बैलेंस शीट में शो करना चाहिए, अगर वो नहीं किया गया तो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिया जाएगा बिजनेस का। रॉयल मेल स्टीम पैकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक हेल्ड हुई थी, ऑडिटर ने क्या किया था, उसने अलाउ नहीं किया था, नेवर अलाउ डिविडेंड्स टू बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ सीक्रेट रिजर्व। ऑडिटर तो अलाउ नहीं करेगा ना कि सीक्रेट रिजर्व से आप अपना डिविडेंड जो है वो दे दो। तो इन केस कंपनी डज सो, अगर कंपनी कभी भी ऐसा करेगी तो ऑडिटर जो है उसको रिपोर्ट में लिखेगा, और इन केस ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करती है, ही शॉल बी गिल्टी ऑफ मिसजेनेंस। अगर ऑडिटर ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब उस चीज़ को रिपोर्ट में नहीं लिख रहा है, वो खुद भी छुपा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गिल्टी ऑफ मिसजेनेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्ट की वर्डिक्ट्स थी जो कि नॉर्मल बताई गई अकॉर्डिंग टू द केसेस। अब आपने जो कंप्लीट करना है वो सिर्फ ये देखना है कि ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, मेन जो बात है। सो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।